हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट 8 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती क्या है, क्या नीड है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के, और क्या करंट इश्यूज हैं टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आई बटन में ऊपर वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिप्स के बारे में और वीपो के बारे में, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और वीपो दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। अब आप सोचेंगे प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा। प्रॉपर्टी तो कार हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, हमारी ज्वेलरीज हो गई, ये सब क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टी हम कैसे मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी? क्योंकि इसमें हमारा अधिकार होता है, ये हमारी राइट्स होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? बंडल्स ऑफ राइट, मतलब कि ऐसी चीज जिसमें हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे किसी को बेच सकते हैं, हम उसको जो है रेंट पे दे सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं, XYZ, हम कुछ भी उस प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। ठीक, अब इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने कभी किसी को कहते हुए सुना होगा या आप खुद भी जनरल लैंग्वेज में यूज करते होंगे कि सामने की एक पर्सन है, वो काफी इंटेलेक्चुअल बातें करता है। इसका क्या मतलब होता है? काफी सेंसिबल, काफी अच्छी बातें करता है, मतलब अपने ब्रेन को यूज करके कुछ ढंग की बातें करता है ना। तो इंटेलेक्ट का क्या मतलब होता है? यूज ऑफ ब्रेन और माइंड। ठीक, और राइट्स का मतलब हम सबको पता है, अधिकार। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी विच इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने बनाया है थ्रू ह्यूमन इंटेलेक्ट, मतलब ह्यूमंस ने अपने क्रिएशन, अपने माइंड को, अपने आइडियाज को यूज करके जो प्रॉपर्टी बनाई है उसको हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक, लेकिन इसको समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई कैसे रियलाइज हुआ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आने की जरूरत है। ठीक, 2-3 ऐसे कन्वेंशंस हुए थे जिनके थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, सबसे पहला कन्वेंशन समझ लेते हैं, दैट इज पेरिस कन्वेंशन। द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी साइंड इन पेरिस, फ्रांस on 20th March 1883 was one of the first intellectual property treaties। मतलब कि intellectual property existence में कब आया? पेरिस कन्वेंशन में, जो कि हुई थी फ्रांस में on 20th March 1883। ठीक, the convention applies to industrial property in the widest sense, including patents, marks, industrial designs, utility models, trade names, geographical indicators and repression of unfair competition। तो जब ये एग्जिस्टेंस में आया, ये पेरिस कन्वेंशन ने जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिक्र किया, तो उसमें जो मैं कहूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो ऐड की गई वो कौन कौन सी थी? पेटेंट्स, मार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, यूटिलिटी मॉडल्स, ट्रेड नेम्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स और रिप्रेशन ऑफ अनफेयर कंपटीशन, मतलब कि जो अनफेयर कंपटीशन चल रहा है उसको भी कंट्रोल करें। ठीक, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कन्वेंशन हुआ था बर्न यूनियन या बर्न कन्वेंशन। द बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, यूजुअली नोन एज बर्न कन्वेंशन, इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट गवर्निंग कॉपीराइट व्हिच वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन बर्न, स्विट्जरलैंड in 1886। ठीक, तो पेरिस कन्वेंशन के बाद हमारा बर्न यूनियन आया, जिन्होंने बात किया प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। अब लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क किसका पार्ट होते हैं? कॉपीराइट का पार्ट होते हैं। तो इन्होंने किस चीज के लिए प्रोटेक्शन के लिए बात करी थी? कॉपीराइट के लिए। ठीक,
इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स एंड द राइट्स ऑफ देयर ऑथर्स। ठीक है, अब लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क है तो इसमें कौन रहेंगे, ऑथर्स, पोएट्स। ठीक, तो इट प्रोवाइड्स क्रिएटर्स सच एज ऑथर्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स, पेंटर्स एक्सेट्रा with the means to control how their works are used, by whom and on what terms। मतलब कि जो राइट दी गई थी वो किसको दी गई थी, ऑथर्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स और पेंटर्स को, कि वो कंट्रोल कर सकते हैं कि उनके वर्क को कैसे यूज किया जा रहा है, कहाँ यूज किया जा रहा है और किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूज किया जा रहा है। तो उनको इसीलिए प्रोटेक्शन दी गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ तीसरी ट्रीटी हमारी हुई थी वॉशिंगटन ट्रीटी। द वॉशिंगटन ट्रीटी वॉज अडॉप्टेड इन 1989 एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द लेआउट डिजाइन्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो वॉशिंगटन ट्रीटी जो हुई थी 1989 में, वो किस चीज के प्रोटेक्शन की बात करी थी, लेआउट डिजाइन्स ऑफ आईसीस, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो हमने 3 ट्रीटी के बारे में बात किया। सबसे पहले हमारा पेरिस कन्वेंशन, जिसने क्या बात की थी, जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पेटेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हो गए, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए, राइट। नेक्स्ट हमारी ट्रीटी कौन सी हुई थी, बर्ने यूनियन, बर्ने कन्वेंशन, जिन्होंने बात किया था लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, जो कि किसका पार्ट है, कॉपीराइट का, इन 1886। और उसके बाद हमारी जो ट्रीटी हुई थी वो कौन सी थी, वॉशिंगटन ट्रीटी, जो कि हुई थी 1989 में, और जिन्होंने प्रोवाइड की थी प्रोटेक्शन किसको, लेआउट डिजाइन्स ऑफ आईसीस, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा वीपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। ठीक, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वीपो कन्वेंशन इन 1967। द वीपो इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी of United Nations. It promotes the protection of IP, that is intellectual property, throughout the world. ठीक है, तो its headquarters are in Geneva, Switzerland। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं इनको वर्ल्ड वाइड कंट्रोल और मॉनिटर करता है। देखिए ये वीपो की बिल्डिंग है, इतनी अच्छी सी, और ये है वीपो का लोगो। ठीक, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं कि ट्रिप्स क्या होता है। अभी तो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था कि ट्रिप्स क्या होता है, लेकिन अब हम डिटेल में समझते हैं कि ट्रिप्स है क्या। देखिए, when someone possesses an intellect which can be used to invent something for the benefit of the masses, then the invention becomes his property for which he can possess all the rights to use it the way he likes। तो मतलब कि अगर हम ह्यूमन माइंड से कुछ चीज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं, ठीक है, और वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा, मासेस के लिए, मतलब पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, है ना। तो और जिसने भी ये इन्वेंट किया है वो पूरी राइट रखता है कि उसको वो कंट्रोल करे। ठीक, लाइक एनी टैंजिबल प्रॉपर्टी देयर क्रिएशन हैज अ वैल्यू एंड एज विद ऑल प्रॉपर्टी इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो जैसे हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, टैंजिबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो हम इजीली टच कर सकते हैं, जैसे आपकी कार है और बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी टैंजिबल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये भी क्या रखती है, एक मॉनेटरी वैल्यू रखती है आपके लिए, राइट। सिमिलरली जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं ये भी क्या है, मॉनेटरी वैल्यू रखती हैं। क्यों, क्योंकि ये कमर्शियल और लीगल दोनों होती हैं, क्योंकि लॉज की नजरों में इसके ऊपर एक्ट्स हैं, ठीक, इसलिए वो लीगल भी हो गई, और कमर्शियल इसलिए क्योंकि आप इनका यूज करके मनी या मैं कहूँ इनकम जनरेट करते हैं। ठीक, तो हमारी जो आईपीज हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, वो क्या है, इंटैंजिबल इन नेचर है। ठीक है, क्या आप कॉपीराइट को देख सकते हैं, ट्रेडमार्क को देख सकते हैं, नहीं ना, तो ये क्या हो गई हमारी इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, this agreement contains an agreement on trade related aspects of intellectual property rights, that is TRIPS, which came into force from 1st of January 1995। तो TRIPS existence में कब आया था, 1995 में। It lays down minimum standards for the protection and enforcement of intellectual property rights in member countries, which are required to promote effective and adequate protection of intellectual property rights
with a view to reducing distortions and impediments to international trade। तो ट्रिप्स किसमें हेल्प करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स बना देता है जिसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिस्टॉर्शन कम हो जाए और जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड में करने में वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ट्रिप्स के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, ये एप्पल का साइन, BMW एंड दैट इज मैकडोनल्ड्स, वोडाफोन, पेप्सी, नाइकी एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हम इनको सिर्फ देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। अब ये मत कहिएगा मैम एप्पल का तो आईफोन आता है, उसके पीछे जो एप्पल बना उसको तो हम छू सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब कितने टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए ट्रिप्स के अंदर हम 7 ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहली हमारी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, पेटेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, तो आईपीआर के अंदर ये 7 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम पढ़ते हैं, लेकिन मेनली प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स। ठीक है, लेकिन हम इन 7 को कवर करेंगे, जानेंगे कि सब के अंदर क्या ऐसा अलग है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर देख सबसे पहली है हमारी कॉपीराइट। देखिए C फॉर कॉपीराइट एंड C फॉर क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब कॉपीराइट का क्या मतलब है कि ऐसी चीजों का कॉपीराइट दिया जाता है जो काफी क्रिएटिव है, मतलब जिनको क्रिएटिविटी के थ्रू बनाया गया है, उन्हीं चीजों में क्या मिलती है, कॉपीराइट मिलती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बुक राइटिंग, किसी ने कोई बुक लिखी। अब अगर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी चीज की तो जरूरी थोड़ी है कि मैं बुक उसकी लिख पाऊं, लेकिन हो सकता है आप नॉलेज है आपको और आपने बुक भी लिखी है, तो आप मुझसे कहीं ना कहीं ज्यादा क्रिएटिव हुए, राइट। तो आप हमेशा देखेंगे कि बुक्स में एक C और सर्कल करके बना रहता है, दैट इज साइन ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल्म मेकिंग। अगर हम बात करें फिल्म मेकर्स की, तो जो फिल्म्स बनती हैं वो भी क्या होती हैं, एक तरह से क्रिएटिविटी का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी वो क्रिएटिविटी होती है, वो अपने एक्टर्स के थ्रू कुछ ना कुछ हमें कन्वे करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे उनकी क्या समझ में आती है, इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं म्यूजिक कंपोजिशन का। अब जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं वो भी क्या लेते हैं, कॉपीराइट लेते हैं अपने सॉन्ग्स का। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिएटिविटी के थ्रू म्यूजिक को कंपोज किया है। ठीक, हर इंसान इतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं होता है कि वो म्यूजिक को कंपोज कर सके। ठीक है, तो ये सब होती हैं, इन सभी चीजों में क्या लिया जाता है, कॉपीराइट। ठीक है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। The copyright helps the parties to protect their literary and artistic works. It includes novels, poems, plays, artistic works such as paintings, drawings. तो basically copyright किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स को। ठीक है, जैसे नॉवेल्स हैं, पोएम्स हैं, प्लेज हैं, या फिर पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, ऐसी तो उनको कौन प्रोटेक्शन देता है, कॉपीराइट। The duration of copyright lasts for author's lifetime plus 50 years from the end of the calendar year in which the author dies. तो मतलब कि जो कॉपीराइट की ड्यूरेशन होती है वो ऑथर्स की जो मतलब कि लाइफ है, लाइफ टाइम रहती है, लास्ट फॉर ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 50 years जो कि एंड ऑफ कैलेंडर ईयर जब ऑथर की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स। अब देखिए ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ऐसे साइंस, सिंबल्स, टैग लाइन्स या लेबल्स, लोगोस जिससे हम किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं या उसकी एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है उस एक सिंबल से या टैग लाइन से या साइन से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने ही चैनल का एग्जाम्पल लूँ तो आप जब वीडियोस देखते होंगे तो आपको वहां पे एक सिंबल दिखता होगा EP। ठीक है, दैट इज फॉर ई पाठशाला, राइट। तो ये क्या है, मेरे चैनल को एक आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है, जहां तक टैगलाइंस की बात है तो आप जब मेरा चैनल खोलते होंगे तो आपको वहां पे भी दिखता होगा एजुकेशन एट डोर स्टेप, तो वो क्या हो गई, मेरी एक टैगलाइन हो गई। तो ऐसे वर्ड्स, सिंबल्स, टैगलाइंस, लेबल्स को यूज करना जो आपके प्रोडक्ट को क्या दे, यूनिक आइडेंटिटी दे। ठीक है, वो क्या होते हैं,
ट्रेडमार्क्स, ठीक। तो इनिशियल टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इज फॉर 10 ईयर। तो ट्रेडमार्क्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। अब डिफरेंट सिंबल्स की बात कर लें तो TM स्टैंड्स फॉर इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन फील्ड फॉर प्रोडक्ट्स, SM मतलब हो गया सर्विसेज, और ये वर्ड को, ये सिंबल को तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, दैट इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे सिंबल्स या नेम या वर्ड को यूज करना जिससे आपका प्रोडक्ट दूसरे लोगों से कहीं अलग लगे और उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट। A patent is an exclusive right granted for an invention which is a product or a process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. तो पेटेंट उन चीज़ों का मिलता है जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं, ठीक है। अब पेटेंट में इन्वेंशन मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। और इन्वेंशन और डिस्कवरी में काफ़ी डिफरेंस भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई चीज़ डिस्कवर की है तो उसका हम पेटेंट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, डिस्कवरी का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है लेकिन हमने उसको पिक्चर में लाया, हमने वर्ल्ड को उस चीज़ से रूबरू करवाया, ठीक है। ये होता है डिस्कवरी। लेकिन इनोवेशन का क्या मतलब होता है? किसी नई चीज को बनाना, अपने आइडियाज, अपने माइंड को यूज करके किसी नई प्रोडक्ट को या प्रोसेस को बनाना। उसी चीज में क्या मिलता है? हमें पेटेंट मिलता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हर एक कंट्री और उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पूरी कोशिश कर रही हैं वैक्सीन को तैयार करने की, ठीक। क्योंकि वो सोच रही हैं जितनी जल्दी से जल्दी वो वैक्सीन बना लेंगी उनको उसका पेटेंट मिल जाएगा। अब ये वैक्सीन बन रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक नई इन्वेंशन हो रही है ना। क्योंकि आपको ही पता है कि कोरोना वायरस की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ना ही कोई ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन है जिससे कोरोना वायरस क्योर हो सके, ठीक। तो ये क्या है? एक नया इन्वेंशन करने की कोशिश की जा रही है, और जब नया इन्वेंशन होगा तो उसका पेटेंट मिलेगा, ठीक है। The term of patents is of 20 years from the date of filing for all types of inventions. तो पेटेंट का टर्म कितने का होता है? 20 years का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स। Trade secret is an intellectual work or product used for a business purpose that can be classified as belonging to business provided it is not based on information in public domain. A trade secret can be protected for an unlimited period of time. अब देखिए ट्रेड सीक्रेट का क्या मतलब होता है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम उसी के एग्जांपल लेते हैं। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, वो कोई ड्रग बना रही है, कोई मेडिसिन बना रही है, तो कोई फॉर्मूला यूज करके बनाती है, कुछ अलग अलग केमिकल्स को यूज करके, कुछ अलग मेडिसिन को यूज करके बनाती है, ठीक, और मार्केट में रिलीज करती है। तो क्या आपको कभी पता चलता है कि उन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट रखा जाता है। और सीक्रेट किस लिए रखा जाता है? टू वेरी ऑब्वियस रीजन कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं कहीं वो इस फॉर्मूले को लेकर प्रोडक्ट ना बना दें, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेस ओन करता है, और बिजनेस को पूरा राइट होता है कि इनको हमेशा सीक्रेट रखे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हो सकते हैं, कोई कंपोजिशन हो सकता है, किसी चीज का कोई डिजाइन हो सकती है। अब जैसे हम कोका कोला का एग्जाम्पल ले, तो कोका कोला क्या बनाता है? कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है, ठीक। अब वो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या प्रोडक्ट्स डालता है? अब मैं ये नहीं कह रही कि इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है कि क्या चीजें हैं, लेकिन जो उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग वो बनाता है वो क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रेड सीक्रेट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन। Design deals with features, shapes, patterns, etc. applied to an article by an industrial process, manual or mechanical. Industrial designs are protected for a period of 10 years. तो industrial designs क्या होती हैं? ऐसी designs जो कि shape, pattern जिनका अलग हो दूसरे और प्रोडक्ट से। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, वेस्पा स्कूटर कितना ज़्यादा पुराना था, लेकिन आप देख रहे हैं आजकल फिर से वेस्पा स्कूटर्स आने लग गए हैं, है ना। और हमारी कोका कोला की बॉटल्स जो कि कांच वाली बॉटल्स आती है, वो भी क्या है? एक अलग पहचान है वो कोका कोला की, राइट। फिर है हमारी मिनी कॉपर जो छोटी कार्स आती थी, जो कॉम्पैक्ट कार्स आती थी। तो ये सब क्या है? हमारे इंडस्ट्रियल डिजाइन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक।
तो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स आर प्रोटेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो इनका ड्यूरेशन कितना होता है, 10 ईयर्स का होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा integrated circuits, that is ICs. So integrated circuits are electronic circuits in which all the components have been assembled in a certain order on the surface of a thin semiconductor material, usually silicon. The initial term of registration is for 10 years. तो integrated circuits क्या होते हैं, electronic circuits होते हैं, chips होती हैं जो कि systems में, computer systems में यूज की जाती हैं, तो इनको भी क्या दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है IPR द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब देखिए इसको समझते हैं। GI are the signs used on goods that have a specific geographical origin and possesses qualities or reputation that are due to that place of origin। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दार्जिलिंग की चाय बहुत अच्छी होती है, कश्मीर के शॉल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं। कैसे, देखिए जो टी है वो आप भी अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो दार्जिलिंग की टी है उसकी क्या बात अलग ही होती है ना। तो टी तो वही है, लेकिन उस ओरिजिन, उस जगह की वजह से उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या दिया, कश्मीरी शॉल्स का। अब शॉल्स तो आपके यहाँ भी मिलते हैं, जब विंटर्स आते हैं तो शॉल की मार्केट्स और विंटर क्लोथ्स की मार्केट तो आपके यहाँ भी लगती है, लेकिन जो कश्मीरी शॉल्स हैं उनकी एक अलग ही वैल्यू है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स वही हैं, लेकिन जब उनका ओरिजिन जुड़ जाता है, जहां से वो आ रही हैं, जहां से वो फेमस हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, इट इंक्लूड्स चंदेरी साड़ीज और कुल्लू शॉल्स। अब चंदेरी साड़ीज बहुत ज्यादा फेमस है, बनारसी साड़ीज बहुत ज्यादा फेमस। अब देखिए, साड़ी तो आपके शहर में भी मिलती है, लेकिन बनारसी साड़ी, अब वो क्या हुआ, एक जगह का नाम जुड़ गया, तो उसके क्या वजह से हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो ऐसी चीजों को भी IPR में जगह दी गई है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इनको भी प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी प्रोटेक्शन समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं इंडिया एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव रहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। ठीक, इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड एज अ लिटरेरी वर्क अंडर कॉपीराइट लॉ सिंस 1983। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने किस में कंसिडर किया, कॉपीराइट लॉ में, जो कि बना था 1983 में, 3 years before the launching of Uruguay round of negotiations. Indian law relating to trademarks, trade secrets and industrial designs are on par with the generally accepted international standards. मतलब कि international standards के according trademarks, trade secrets और industrial designs भी इंडिया में उसी पैटर्न पे चल रही हैं जैसे कि internationally उनको बोला गया है, जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करने को बोला गया है। ठीक है, तो द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 परमिट्स ओनली प्रोसेस पेटेंट इन फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल सेक्टर्स। तो पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर में परमिशन किन किन प्रोसेस को दी गई है, फूड को, फार्मास्यूटिकल्स को और केमिकल सेक्टर्स को। द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट अंडर दिस लॉ इज ओनली 7 years इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स while it is 14 years in other sectors। तो मतलब कि जो पेटेंट का ड्यूरेशन है वो 7 साल का है फूड और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए, और बाकी दूसरे सेक्टर्स के लिए जो पेटेंट का ड्यूरेशन है वो कितना है, 14 years का है। ठीक, the patent granted in these 3 sectors will be deemed to be endorsed with the words license of right, so that any person can work on the patent without the authorization of patent owner। मतलब कि इन 3 सेक्टर्स के पेटेंट को यूज करना है अगर, तो ये वर्ड को जरूर यूज करना पड़ेगा, दैट इज लाइसेंस ऑफ राइट, ताकि कोई भी पर्सन इन पेटेंट्स को यूज कर सके बिना पेटेंट ओनर की ऑथराइजेशन के। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
सो आज का सेशन यहीं तक था। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे नॉन इक्विटी फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एक तो छोटे टॉपिक्स हैं, उनको आप खुद रीड कर लीजिएगा। आई होप आपको इजी समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि इग्नू ने अपने जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड कर दी है टिल 15 जून 2020। तो एक बार आप भी नोटिस को चेक कर लीजिएगा, और अगर आप में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा था तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक। और जहां तक असाइनमेंट्स की आपकी बात है, तो आपको पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ब्लॉग का लिंक दे देती हूँ, जहां पे आप असाइनमेंट्स इजीली लिख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी IBO के सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिए, दैट इज फ्रॉम IBO 1 टू IBO 6 तक पूरे असाइनमेंट्स के आंसर्स कंप्लीट हैं। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं किया है कंप्लीट अपने असाइनमेंट को, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आप इजीली सारे आंसर्स देख सकते हैं और आपकी हेल्प हो जाएगी। आई होप। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।